हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था बच्चों। और उस चैप्टर नंबर फर्स्ट मतलब विलियन का आज ये 5वां लेक्चर है बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर का ये जो आज का लेक्चर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, मैं इस वेपर प्रेशर की एक एक चीज का निचोड़ आज आपको देने वाला हूं। ठीक, बस जो बच्चे लगातार एक एक करके लेक्चर देख रहे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। ठीक है बच्चों, तो आज आप हेडिंग लिखेंगे वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर। हेडिंग लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आपका अपना आज का लेक्चर। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो लेक्चर है वो है वाष्प दाब पर। ठीक है, वेपर प्रेशर पर। वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जो यहां लिखा हुआ बच्चों अभी उसे आप नहीं देखेंगे। जब मैं आपको बोल दूंगा, समझा दूंगा, तब आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं होने की, ऑटोमेटिकली आप खुद ही याद आपके हो जाएगा। मैं यही याद करा दूंगा साथ के साथ। देखो, मैंने क्या करा, मैं आपको बताता हूं पहले क्या करा। देखो ध्यान से देखना। हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने ले लिया एक कंटेनर ले लिया। ये मैंने लिया बच्चों एक कंटेनर। इसे कह दिया कि एक बर्तन ले लिया हमने। ठीक है बच्चों, और इस बर्तन में मैंने क्या कर लिया, इस बर्तन में मैंने एक दर्व भर लिया। और वो दर्व कुछ इस प्रकार से भरा बच्चों, ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को। देखो मैंने क्या करा, मैंने एक दर्व भर दिया इसमें। ये मान लीजिए ये एक दर्व भर दिया, ये एक दर्व है, कोई दर्व इसमें मैंने ये भर दिया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसमें मैंने एक दर्व भर दिया। ठीक है जी, और ये जो कंटेनर हमने ले रखा बच्चों, ये एक बंद कंटेनर मतलब एक बंद बर्तन हमने ये ले रखा है। ठीक, ठीक है। देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ये जो बर्तन में मैंने दर्व लिया, इस द्रव को मैं क्या करूंगा बच्चों, हीट करूंगा। क्या करूंगा, हीट करूंगा। ठीक है जी सर, कैसे करोगे आप हीट। देखो मैं इसे क्या करूंगा, गर्म करूंगा। और जब मैं इसे गर्म करूंगा तो बच्चों होगा क्या, होगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखना आप, एक लाइन तो मैंने ये ड्रॉ करी और इसे दिखाया पीले कलर से। ठीक है बच्चों, और एक लाइन बच्चों मैंने ये ड्रॉ करी और इसे मैंने दिखा दिया किससे, मान लीजिए इसे दिखा दिया ब्लू कलर से। ठीक है जी, मैंने इसमें दो लाइन ड्रॉ करी। ठीक, ऐसा सोच सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि ये एक और ये एक, मतलब ये डबल हेडेड एरो जो होता है ना, दो एरो, कि ये रिएक्शन इधर को भी चलेगी और ये इधर को भी चलेगी। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से देखना आप, होगा क्या, होगा कुछ ऐसा। कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा कि जब मैं इसे गर्म करूंगा, ठीक, जब इसे गर्म करूंगा तो यहां बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करूंगा। ये यहां, ये जो जहां तक ये एरो गया, यहां क्या होगा, इस वाले पे, इस वाले एरो पर क्या होगा, जब इसे पानी को या द्रव को गर्म किया जाएगा तो इसकी वाष्प बननी शुरू होगी। भाई भाई जब इसे गर्म करेंगे तो इसकी भाप तो बनेगी ना, वाष्प, उससे भाप को क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। तो वाष्प बनेगी यहां से, बिल्कुल बनेगी सर। ठीक है जी, तो ये भाप में बनना स्टार्ट हो जाएगा या वाष्प इसकी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो जब इसे हम गर्म करेंगे, इसकी वाष्प बनेगी, तो द्रव को वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पन कहते हैं। ये मैंने लिख भी दिया कि ये है वाष्पन। क्या है ये, वाष्पन। ठीक, ये जो वाला एरो है, इस वाले एरो पे ये जो द्रव है, जब हमने इसे गर्म करा, टेम्परेचर इसे दिया, तो ये किस में बदलेगा, वाष्प में, मतलब इसके द्रव की वाष्प बनेगी। ठीक, और द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है बच्चों वाष्पन। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये जो द्रव है बच्चों, जो इसकी वाष्प बन रही,
उस वाष्प का क्या होगा, वो जो वाष्प है वो वाष्प भी किस में बदलेगी, द्रव में बदलेगी। जाहिर सी बात है, आपने देखा है कभी कि ये जो हमारा ढक्कन होता है, मान लीजिए आपने किसी बर्तन में ले रखा और उसे ढक रखा किसी चीज से, तो आप देखोगे कि उस ढक्कन को क्या हो जाता है, पसीना सा आ जाओ, ठीक, और वो बूंद बूंद करके किस में गिरना शुरू कर देता है, वापिस उसी बर्तन में गिरना प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है, ठीक। तो वो जो वाष्प थी, वो वाष्प बन रही थी पहले, वो वाष्प वापिस किस में बदलेगी, पानी में बदलेगी। बदलेगी या नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी सर, ठीक। तो उस वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, उस वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है बच्चों संघनन। क्या कहलाता है मेरे भाई, संघनन। मतलब दो बात मैंने आपको बताई कि मैंने किसी बंद बर्तन में क्या लिया, द्रव लिया, ठीक, मान लीजिए ये द्रव था, और उस द्रव को मैंने क्या करा, गर्म किया, टेम्परेचर दिया। जैसे ही मैंने उसे गर्म करा तो वो द्रव वाष्प में बदलना प्रारंभ हो गया, ठीक। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, पहली बात, ठीक। उसके बाद वो जो वाष्प बनी उसे यहां पसीना सा आया, वो वापिस वाष्प बर्तन में गिरने लगी, पानी में या द्रव में बदलकर, ठीक। तो उस वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अभी तक मैंने आपको इतनी बात बताई है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वाष्पन है, मान लीजिए इस वाष्पन का जो वेग है बच्चों वो है v1, कितना है, v1, ठीक। और ये जो संघनन है, इस संघनन का जो वेग है बच्चों मान लीजिए वो है v2, वो क्या है, v2, ठीक। लेकिन देखो, जब हमने इसे गर्म करना प्रारंभ किया था, जब हमने इसे गर्म करना प्रारंभ किया था, तो क्या था बच्चों, v1 ज्यादा रहा होगा किससे, v2 से। मतलब संघनन का वेग कम रहा होगा किससे, वाष्पन के वेग से, या ऐसे कह दो कि वाष्पन का वेग ज्यादा था किससे, संघनन के वेग से। भाई पहले जब हमने इसे गर्म किया था तो गर्म करने पर पहले वाष्पन ही तो हुआ होगा, संघनन एकदम थोड़ी हो गया होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसलिए मैं कह रहा कि जब हमने इसे गर्म करना प्रारंभ किया तो उस समय v1 ज्यादा रहा होगा v2 से, मतलब संघनन का वेग कम रहा होगा वाष्पन से, या वाष्पन का वेग ज्यादा रहा होगा किससे, संघनन से, ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो संघनन है ना, संघनन संघनन का वेग जो v2 है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। मतलब v2 बढ़ने लगता है और v1 घटने लगता है। कहने का मतलब धीरे धीरे वाष्पन का वेग घटने लगता है और संघनन का वेग बढ़ने लगता है। परंतु कुछ समय पश्चात एक ऐसी स्थिति आती है कि जब v1 बराबर हो जाता है किसके, v2 के। मतलब एक समय ऐसा आता है बच्चों जिसमें वाष्पन और संघनन के वेग दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जिस अवस्था पर वाष्पन और संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं उस अवस्था को कहते हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था। क्या कहते हैं उसे, द्रव वाष्प साम्यावस्था, द्रव वाष्प साम्यावस्था, ठीक है बच्चों। जिस अवस्था पर क्या होता है, जिस पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि वाष्पन का वेग और संघनन का वेग आपस में बराबर हो जाएगा, उस अवस्था को क्या कह देंगे, द्रव वाष्प साम्य अवस्था, ठीक। और इस द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर वाष्प के कण यहां बर्तन की दीवारों पर जितना दाब लगाएंगे उस दाब को क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। उस दाब को क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। दोबारा सुन लो पूरी बात, देखो अब मैं इसे थ्योरेटिकल तरीके से कैसे बताता हूं। मैंने कहा कि जब एक बड़े बर्तन में किसी द्रव को लेकर उसे गर्म किया जाता है, ठीक, ध्यान सुनना, आपके यही याद हो जाएगा, मैं बहुत आराम से बताऊंगा। जब किसी बड़े बर्तन में द्रव को लेकर उसे गर्म किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है तथा संघनन का वेग कम होता है। वह धीरे धीरे वाष्पन का वेग घटने लगता है और संघनन का वेग बढ़ने लगता है। परंतु कुछ समय बाद वाष्पन व संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं, ठीक, क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिस अवस्था को द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। इस द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर वाष्प के कण बर्तन की दीवारों पर जितना दाब
आरोपित करते हैं या लगाते हैं, उसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। आ रही बात समझ में? उसे क्या कहते हैं? उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, अब आपको सर वाष्प दाब भी लगाएगी, वो जो वाष्प है उसके वाष्प के कारण द्रव बर्तनों की दीवार पर दाब लगाएंगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आपने कोई चीज गर्म कर रहे होते हैं किसी बर्तन में, तो उसका जो ढक्कन होता है ना, वाष्प अपना इतना दाब जनरेट कर देती है कि उस ढक्कन को भी ऊपर उठा देती है ना। हाँ जी, वो दाब लगाती है। वो जो वाष्प दाब लगा रही, उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है। देखो, जब किसी द्रव को एक बड़े बर्तन में लेकर गर्म किया जाता है, तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग क्या होता है? अधिक होता है, संघनन का वेग कम होता है। लेकिन धीरे धीरे वाष्पन का वेग घटने लगता है और संघनन का वेग बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद वाष्पन और संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं। इस अवस्था को द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। और साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है बच्चों, यही मैंने आपको बताया कि वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, अब अगर आप चाहो तो यहां से पहले ये डायग्राम भी बना सकते हैं आप बच्चों। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए पहले, और डायग्राम बनाने के बाद अपनी वो थ्योरी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद ये था हमारा वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा कि वाष्प दाब क्या होता है। उसके बाद देखो बच्चों, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब तो पता चल गया ना क्या होता है, ठीक है, या नहीं पता चला? चलो एक बात और बताता हूं मैं आपको। आप क्या कहोगे सर कैसा पढ़ाया? देखो वाष्प दाब, अगर अब भी वाष्प दाब आपको समझ नहीं आया, तो वाष्प दाब समझाने का मेरे पास एक तरीका और भी है बच्चों। ठीक है, चलिए वो तरीका क्या है? देखो आप ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने फिर से ये एक बर्तन ले लिया। क्या ले लिया? एक बर्तन ले लिया। ठीक है, और इस बर्तन को जो है ना, ये जो बर्तन है, इस बर्तन को आप ये मान के चलना कि ये जो बर्तन है बच्चों, ये बर्तन है मेरे पास ओपन है, ये खुला हुआ बर्तन है। या आप ऐसे कह दो कि मैं इसे हटा ही देता हूं और बर्तन हम खुद से बना लेते हैं। ये बर्तन है, मान लो ये एक बर्तन है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये एक बर्तन है, ओपन कंटेनर, और इसमें भी आपने वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया था आपको, क्या कि इसमें भी एक द्रव भर रखा। ठीक है जी, इसमें भी क्या भर रखा? एक द्रव भर रखा। ये एक द्रव्य है बच्चों, ये भर दिया हमने इसमें एक द्रव्य। ठीक है, चलो ये एक द्रव्य भरा है इसमें। अब ये जो द्रव्य है बच्चों, ये द्रव्य है ओपन कंटेनर में, मतलब खुले हुए बर्तन में। ठीक, देखो आप क्या करो, मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, कांच का गिलास लिया आपने, और उस कांच के गिलास में आपने क्या कर लिया? ताजा पानी भर लिया। ठीक, नल चलाकर ताजा पानी भर लिया। तो आप कांच के गिलास में क्या देखोगे बच्चों कि उस कांच के जो गिलास में से नीचे की तली है ना, उस तली में से ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको उठते हुए दिखाई देंगे और वो बर्तन की दीवार से टकराते हुए दिखाई देंगे ऊपर स्वतंत्र तल पर। देखो जैसे ये कांच का गिलास है, इस कांच के गिलास में आपने पानी भर रखा, तो यहां से नीचे से क्या होंगे? छोटे से बुलबुले उठेंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे, और यहां जहां जल खत्म हो रहा ना, जल का स्वतंत्र तल, वहां वो क्या करेंगे? टक्कर लगाएंगे। ठीक, मतलब वो यहां से उठेंगे और ए यहां जाकर यहां टक्कर लगाएंगे, फिर यहां से उठेंगे नीचे से यहां टक्कर लगाएंगे, यहां से उठेंगे यहां टक्कर लगाएंगे, यहां जाकर खत्म हो जाएंगे। ठीक, मतलब जब आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं द्रव के छोटे छोटे, वो क्या करते रहते हैं बच्चों? वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, मतलब वो ब्राउनी गति करते रहते हैं। ठीक है, वो जो ब्राउनी गति करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो वो ब्राउनी गति करते हुए द्रव के कण द्रव के स्वतंत्र तल पर वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब लगाते हैं ना बच्चों, उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी द्रव के कण या अणु ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अगर चाहो तो आप ये जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, इसे नोट करके भी लिख सकते हैं। मतलब ये एक अलग डेफिनेशन है। क्या? कि किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए, जो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं ना वो, ठीक है, ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं, उसे क्या कहते हैं?
उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक देखी है आपने, कोल्ड ड्रिंक को गिलास में भरो तो नीचे से ऐसे, जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल से उठते हैं और वो क्या करते हैं, ऊपर जाकर टकराते हैं। ठीक है, आप एक काम कर लेना, कोल्ड ड्रिंक ले लेना और कोल्ड ड्रिंक को ना ऐसे अपने फेस के सामने लेके आना, तो आपको ना कुछ फील सा होगा कि हाँ जैसे फुहारे से लग रही हो ठंडी ठंडी, तो वो वाष्प दाब ही तो होता है बच्चों, समझ रहे हैं आप मेरी बात, वो हल्का सा उसका वाष्प दाब आपको फील होता है। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि किसी द्रव के अणु बरावनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप चाहो तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं नोट कर कर। ठीक है, एक बात और बताता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से देखना, क्या है कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको सारी बात बता के चलूंगा। ठीक है, ये तो बता दी मैंने दूसरी डेफिनेशन। अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक नोट और बताता हूं बच्चों को, हमेशा ही बताता हूं। ठीक है, जो मैंने भी डेफिनेशन बोली वो आप पॉज करके या बार पीछे करके देख लेना, उसे नोट कर लेना। देखो नोट, अगला नोट क्या है, देखो मैंने कहा कि वाष्प दाब, पता चल गया ना वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, देखो अगला जो नोट है मैं बता देता हूं। देखो वाष्प दाब होने पर भी, वाष्प दाब होता है, बहुत अच्छी बात है, वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम अणु या कण वाष्पित हो पाते हैं। क्या होते हैं, मतलब वाष्प दाब यहां है, बात ठीक है, वाष्प दाब यहां है, लेकिन वाष्प दाब होने के बावजूद भी द्रव के बहुत कम अणु या कण वाष्पित हो पाते हैं। सर ऐसा क्यों, जब वाष्प दाब है तो कणों को वाष्पित हो जाना चाहिए, उड़ जाना चाहिए, समझ गया मेरी बात। ठीक, तो पता है ऐसा क्यों होता है, क्यों होते हैं ऐसे कम वाष्पित, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब इसका क्या करता है, विरोध करता है। बाहर से एक दाब लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब, वो इसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, ओ भाई कहां जा रहा हूं, ऊपर नीचे चल, समझ रहे आप मेरी बात। तो बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब क्या करता है, उसका विरोध करता है। ठीक, देखो क्या कहा मैंने कि वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम अणु वाष्पित हो पाते हैं क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका विरोध करता है। क्यों करता है, विरोध करता है, क्योंकि अगर वायुमंडलीय दाब ना होता, समझ रहे, अगर वायुमंडलीय दाब ना होता तो फिर द्रव नाम की कोई चीज भी ना होती। समझ रहे आप मेरी बात। भाई आप ये सोचो कि द्रव के अणु तो ब्राउनी गति करते हुए क्या करेंगे, वाष्प दाब लगाएंगे, वो तो वाष्प बनने के लिए प्रेशर जनरेट करेंगे, भाग जाएंगे बाहर। ठीक, तो वायुमंडल अगर दाब ना होता तो सारा द्रव ना उड़ जाता, फिर एक समय आता कि सारा द्रव ही उड़ जाता फिर। तो इसलिए तो मैं कह रहा कि वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम कण या अणु वाष्पित हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका क्या करता है, विरोध करता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए वे बहुत कम अणु या कण वाष्पित हो पाते हैं। समझा मेरी बात, इसलिए क्या होता है, बहुत कम अणु या कण क्या होते हैं, वाष्पित हो पाते हैं, इसलिए कह रहा जिससे कि वो द्रव बना रहे। आई बात सुनिए, तो इसे भी आप नोट करके लिख सकते हैं क्या, कि वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम कण या अणु वाष्पित हो पाते हैं क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, और मैं जैसा बता रहा कि अगर वायुमंडलीय दाब ना होता तो फिर इस धरती पर, इस दुनिया में द्रव नाम की कोई चीज भी ना होती। समझ रहे हैं मेरी बात, तो आप इस बात को भी नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, या मैं लिखूं, चलो मैं लिख देता हूं, है ना, नोट करके लिख लेना फिर आप यह बात। ठीक है, चलो देखो नोट, वाष्प दाब होने पर भी, वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम कण, द्रव के बहुत कम कण या अणु वाष्पित हो पाते हैं, वाष्पित
हो पाते हैं, वाष्पित हो पाते हैं, क्योंकि क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका क्या करता है, विरोध करता है, दाब उसका विरोध करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात मैंने आपको बताई कि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। ठीक, चलो अगली बात देखते हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास है वाष्प दाब, आपकी समझ में आया वाष्प दाब क्या होता है। अब अगली हेडिंग जो है बच्चों वो है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मतलब जो वाष्प दाब है उस वाष्प दाब को वो कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कारक होंगे, चलो ध्यान से देखेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित कर सकते हैं। देखो हमने क्या कर लिया बच्चों, इस बार फिर मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा और हर एक चीज को डायग्राम से ही समझा के चलूंगा। देखो मान लीजिए ये फिर एक कंटेनर ले लिया ऐसे ही, जैसे अभी लिया था ऐसे ही दोबारा ले लिया, और इस कंटेनर में इस बार भी हमने कोई द्रव लिया बच्चों, ये द्रव है एक। ठीक है बच्चों, ये एक द्रव है और ये एक द्रव ले लिया। ठीक, ये कोई कंटेनर और इस कंटेनर में लिया एक द्रव। ठीक है जी, ठीक है। अब आप एक बात देखो, मैं कह रहा कि ये जो द्रव के कण है ना छोटे छोटे, ठीक है, ये छोटे छोटे जो कण हैं द्रव के, मैं कहता हूं कि अगर इन द्रव के अणुओं के बीच या कणों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, मतलब आकर्षण बल ज्यादा हो, तो अगर इन कण, आप देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इस डायग्राम को बना रखा ना, इसमें छोटे छोटे द्रव के कण हैं या पार्टिकल्स हैं, अणु हैं, आप इन्हें यहां समझो, मैंने दो ले लिए, इन दो से समझो, आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखा, मैं नहीं समझ रहा, मतलब ऐसे ऐसे कण है इसमें बहुत सारे। ठीक, तो मैं कहता हूं कि जो ऐसे ऐसे कण है इसमें बहुत सारे द्रव के कण है या अणु है, अगर इन द्रव के कणों के बीच या अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो, ठीक, तो जब इन कणों के बीच या अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह होगा कि इनकी गतिज ऊर्जा कम होगी। भाई आकर्षण बल कम होने का, आकर्षण बल ज्यादा होने का मतलब यह है कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे। जब इन कणों के बीच या अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा तो ये फ्रीली क्या करेंगे, गति नहीं करने के। फिर भाई अगर मैं आपको कहूं कि आपने किसी का हाथ पकड़ रखा तो फिर आप आजादी से थोड़ी घूम सको, फिर तो उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, या उतनी तेज आप स्पीड पर नहीं भाग सकते जितने की आप अकेले भाग सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो मैं कहता हूं कि अगर इन द्रव के कणों के बीच या अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो, तो आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, इनकी गतिज ऊर्जा कम होगी तो इनका वेग भी कम होगा, और जब इनका वेग कम होगा तो ये यहां धीरे से टक्कर मारेंगे, और जब ये यहां धीरे से टक्कर मारेंगे तो इनका वाष्प दाब भी तो कम ही होगा। आ रही बात समझ में, दोबारा सुनो आप देखो, मैंने कहा कि अगर इन द्रव के कणों के बीच, ये जो द्रव के कण इसमें रखे मैंने अणु ले रखे, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा हो, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, और जब ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, मतलब उतनी तेज गति नहीं कर पाएंगे, और जब इनकी गतिज ऊर्जा कम होगी
तो इनका वेग भी कम होगा बच्चों, वेग कम होगा। और जब इनका वेग कम होगा तो ये टक्कर भी धीरे से मारेंगे, और जब ये धीरे से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब भी तो कम ही होगा। आ रही बात में, वाष्प दाब कम नहीं होगा। ठीक ठीक है। अच्छा, इस बात को ऐसे समझो आप, अगर मैं कहूं कि अगर इन द्रव के कणों के बीच या अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम हो, या हो ही ना, आकर्षण बल बहुत कम हो, तो जब इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होगा तो ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, आकर्षण मतलब अपनी तरफ खींचने के ही नहीं, तो दूर दूर भागेंगे। ठीक, और जब ये आकर्षण बल इनके बीच नहीं होगा तो इनकी गतिज ऊर्जा ठीक होगी, गतिज ऊर्जा ठीक होगी तो इनका वेग भी ठीक होगा, और इनका वेग ठीक होगा तो ये टक्कर भी ठीक ठाक मारेंगे, और जब ये टक्कर ठीक ठाक मारेंगे तो वाष्प दाब भी ठीक ठाक जनरेट करेंगे। यहाँ आ रही बात समझ? दोबारा सुनो, अगर इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम हो, आकर्षण बल कम तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, गतिज ऊर्जा ज्यादा तो वेग ज्यादा, और वेग ज्यादा तो टक्कर तेज, और टक्कर तेज तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। जैसे आप कह सकते हैं, आपने सुना होगा स्प्रीट, सुना स्प्रीट, स्प्रीट और पेट्रोल, स्प्रीट और पेट्रोल, स्प्रीट और पेट्रोल का जो वाष्प दाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उड़ जाता है। देखिए आपने स्प्रीट उड़ती हुई, हाँ, अगर आप उसे खुले बर्तन में रखोगे तो वो उड़ जाती है, ऐसे पेट्रोल उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है तो उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो उनका वेग ज्यादा होता है, और वेग ज्यादा होता है तो वो तेजी से टक्कर मारते हैं, और जब वो तेजी से टक्कर मारते हैं तो उनका वाष्प दाब भी ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा होता है। ठीक, अगर फिर आकर्षण बल ज्यादा हो तो फिर उनका वाष्प दाब कम होता है, और वाष्प दाब कम होने, जैसे आप कह सकते हैं कि ग्लिसरीन का जो वाष्प दाब होता है वो बहुत कम होता है, ग्लिसरीन। क्यों? ग्लिसरीन के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, बहुत चिपके हुए होते हैं। देखिए शहद को मान लो, शहद में भी क्या होता है, वाष्प दाब कम होता है। क्यों? उड़ता ही नहीं शहद, क्यों? क्योंकि उसके अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, चिपके रहते हैं, देखा भी होगा आपने, वो चिपके रहते हैं, इसलिए क्या होता है, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वे चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं तो गति नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते तो वेग नहीं होता, वेग नहीं होता तो टक्कर नहीं मारते, टक्कर नहीं होता तो वाष्प दाब भी ज्यादा जनरेट नहीं करते, वाष्प दाब नहीं करते तो इसलिए उड़ते भी नहीं। आई बात समझ में? तो ऐसा भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो, उसके बाद हमने कहा कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहली हेडिंग द्रव की प्रकृति। अभी मैंने बताया आपको कि यदि द्रव के, ध्यान से देखना, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बताया मैंने। अगर आकर्षण बल कम होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, उसके कारण आसानी से सतह से निकलते हैं, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो आसानी से सतह से निकलेंगे, और इसलिए वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए वाष्प दाब क्या होगा, उसका अधिक होगा। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं पेट्रोल व स्प्रीट के वाष्प दाब बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, पेट्रोल व स्प्रीट के वाष्प दाब क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जितनी बात आपको समझाई जाती है साथ के साथ उसे नोट करते रहा करो। उसके बाद अगला कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा वाष्प दाब पर। ठीक है, ये तो मैं आपको यही समझा दूंगा, टेम्परेचर इफेक्ट, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आप क्या कर लो, फिर वही यार रट जानी चाहिए बात। देखो, ये कंटेनर लिया हमने, एक बर्तन, फिर इस बर्तन में क्या भरेंगे हम, एक द्रव भरेंगे। मान लीजिए ये द्रव भर दिया हमने इसमें इस बार। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए सारी बातें। एक बड़ा सा बर्तन, उसमें फिर क्या ले लिया, द्रव ले लिया। अगर इस द्रव का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ताप बढ़ाऊं, ठीक, तो ताप बढ़ाऊंगा तो इस द्रव की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई आप एक बात तो बताओ, अगर आप इसे गर्म करोगे तो इसके अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब तेज तेज नहीं गति करेंगे मैं, और तेज तेज गति करेंगे तो वेग भी तेज होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और वेग तेज होगा तो टक्कर भी तेजी से मारेंगे, तेजी से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। कोई पूछे क्यों बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ने से टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब बढ़ जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है,
क्यों? क्योंकि टकरों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है वाष्प दाब को। ठीक, उसके बाद और ये आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने बोला ना वो लिखना है। मैं इतने आराम से इसलिए बोला कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा व वेग बढ़ जाता है, जिससे टकरों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ताप भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगली जो हेडिंग है हमारे पास, इस हेडिंग को मैं दूसरे अगर तरीके से लिखूं तो आप ध्यान से देखना। देखो, द्रवों का मिश्रण दाब है, ये द्रवों का मिश्रण का दाब। ठीक, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से हेडिंग को लिखूं तो मैं इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखना। मैं लिखा द्रव द्रव, हेडिंग है ये द्रव द्रव विलयनों का, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, तो ये हेडिंग है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। चाहे आप द्रव मिश्रणों का वाष्प दाब कह दो या द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब आप कह सकते हो, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, मान लो, आ जाओ, मान लीजिए फिर यही एक कंटेनर, बड़ा सा एक बर्तन, इस बर्तन में दो द्रव ले रखे। एक द्रव तो है, मान लीजिए आप, एक द्रव तो इसमें है ए, क्या है, ए, और जो दूसरा द्रव है वो है बी, क्या है, वो है बी। मतलब एक विलयन है, लेकिन कैसा है, द्रव द्रव विलयन। क्यों है द्रव द्रव विलयन? द्रव द्रव विलयन ये इसलिए है क्योंकि जो घटक ए है वो भी द्रव है और जो घटक बी है वो भी द्रव है। आ रही बात समझ में? ठीक, द्रव द्रव विलयन, घटक ए भी द्रव, घटक बी भी द्रव। आई बात समझ में? दोनों क्या है, द्रव है, इसलिए क्या कहा, द्रव द्रव विलयन। ठीक है जी, ये एक द्रव द्रव विलयन है। अब इस द्रव द्रव विलयन को अब ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा मैं। देखो, मैं कह रहा कि माना, ध्यान से देखना, माना एक वाष्पशील, माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव ए व बी हैं, दो द्रव ए व बी हैं, ए व बी हैं, जिनके आंशिक वाष्प दाब, जिनके आंशिक वाष्प दाब पी ए व पी बी हैं, पी ए व पी बी हैं। तो कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब वो हो जाएगा कितना, कुल वाष्प दाब, यहां से देखना, वो हो जाएगा P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा कुल वाष्प दाब। ठीक है, मतलब मैंने आपको ये बात क्यों बताई, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दी। मैंने क्या हेडिंग लिखी, मैंने लिखा द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, मतलब ऐसा विलयन जिसमें दो द्रव हैं,
ठीक है, इसमें दो द्रव्य है, एक द्रव्य ए है, एक द्रव्य बी है, दो मतलब दो घटक है उसमें और दोनों के दोनों द्रव्य हैं। उसका अगर वाष्प दाब निकाला जाए, मैंने कहा माना एक वाष्पशील विलयन जिसमें दो द्रव्य ए व बी हैं, उनके आंशिक वाष्प दाब कितने हैं, पीए व पीबी हैं। तो जब आंशिक वाष्प दाब पीए व पीबी हैं, अगर टोटल निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा, पी बराबर पीए प्लस पीबी आएगा। वो कितना आएगा, पी बराबर पीए प्लस पीबी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कल का जो लेक्चर होगा बच्चों वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। ठीक है, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास में आए तो पीछे के लेक्चर देखकर आए, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।